नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? A17, B19, C15, D12। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 12। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा यानी उच्च सदन होता है तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा या निम्न सदन होता है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन जो है वह अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? A 1/4, B 1/2, C 1/3, D 1/5। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1/3। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते रहते हैं और इस तरीके से यह चक्रण लगातार चलता रहता है, जिसके कारण ही राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो पाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बी, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। डी, राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, यह प्रश्न राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य कार्यपालिका में मुख्यतः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व राज्य का महाधिवक्ता शामिल है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता है, किंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल केंद्र के अधीनस्थ नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। देखते हैं अगला प्रश्न। 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हित कितनी धनराशि आवंटित की गई है? A 40,000 करोड़, B 73,000 करोड़, C 50,000 करोड़, D 60,000 करोड़। सही ऑप्शन नंबर बी 73,000 करोड़। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? A 1950, B 1955, C 1957, D 1961। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1955। हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा सन 1955 ईस्वी को पारित किया गया था। यह अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है। यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कानूनी रूप से हिंदू है, अर्थात यह बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होता है। यह न केवल हिंदू विवाह के लिए समारोहों तथा पंजीकरण के लिए मान्यता प्रदान करता है, बल्कि तलाक के संबंध में भी नियम देता है।
देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? ए आदर्श नगर, बी कुशल गांव, सी आदर्श धार्मिक केंद्र, डी आदर्श गांव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आदर्श गांव। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की जहां लोग सरल जीवन में उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। इसी से प्रेरित होकर वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेने की अपील की, जिसे आदर्श ग्राम योजना नाम दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां राज्य की कुल उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग 3/4 भाग के बराबर होता है? ए असम और सिक्किम, बी असम और पश्चिम बंगाल, सी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, डी मेघालय और पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम और पश्चिम बंगाल। भारतीय राज्य असम तथा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहाँ चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के 3/4 भाग के बराबर होता है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, केरल में 28% तथा तमिलनाडु में 11% उत्पादन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। रबी फसल की खेती किस मौसम के दौरान की जाती है? ए पतझड़, बी सर्दी, सी गर्मी, डी मानसून अथवा वर्षा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर्दी। दोस्तों यहाँ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन नंबर बी है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु के बीच में होती हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं। इनकी नवंबर से अप्रैल के बीच खेती की जाती है। इस मौसम के दौरान फसलों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है तथा इन फसलों को बढ़ने के लिए कम नमी और शांत वातावरण चाहिए होता है। गेहूँ, जौ, मकई, बाजरा, सौंफ, राई, मेथी, जीरा, अलसी आदि सभी रबी की फसलें हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? ए हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बोलते हैं, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। बी लंब रूप या ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में से वर्टिकल बोलते हैं। सी गोलाकार या सर्कुलर, एंड डी अंडाकार या इलिप्टिकल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंडाकार या इलिप्टिकल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार प्रक्षेप पथ के साथ घूमती है जिसे कक्षा कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 940 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन, 6 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए घास पात से ढकना, ऑप्शन नंबर बी आश्रय आवरण या शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी बारिश के पानी में बह जाना, ऑप्शन नंबर डी समोच्च जुताई या कंटूर कल्टीवेशन। तो दोस्तों ये मिट्टी के संरक्षण का उपाय नहीं है ऐसा बोल रहा है। तो घास पात से मिट्टी का जो होता संरक्षण किया जाता है, शेल्टर बेल्ट से भी किया जाता है। समुच्च जुताई एक मृदा अपरदन को रोकने का बहुत ही प्रभावी उपाय भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यह इसका सही जवाब होगा, बारिश के पानी में बह जाना। मृदा संरक्षण में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपनाई गई हैं, जिसमें संरक्षण की विधियां हैं वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण करना, बांध बनाना, भूमि उद्धार करना, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक लगा देना, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि करना, समोच्च रेखीय जुताई या कंटूर कल्टीवेशन करना, सस्यावर्तन, शेल्टर बेल्ट, घास पात से ढकना, ये सभी मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष
दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? ऑप्शन नंबर ए 1939, बी 1941, सी 1942, डी 1943। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1941। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 ईस्वी में 6 वर्षों तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था, जिसमें जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 ईस्वी को प्रवेश किया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को प्रवेश किया। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? ए 1598, बी 1500, सी 1498, डी 1600। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1498। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। इसका जन्म सन 1460 ईस्वी को साइन पुर्तगाल में हुआ था। वास्को डी गामा ईसाई धर्म का रक्षक था और अपने जीवन में इसने अनेक स्थल व जल यात्राएँ की थी। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को की थी और यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। दोस्तों यह सबसे पहले केरल राज्य के कालीकट में पहुंचा था और इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में मसाले का व्यापार करना था। दोस्तों यह भारत से काली मिर्च को अपने यहाँ ले जाते थे और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन्होंने अर्थात पुर्तगालियों ने भारत में हरी मिर्च को खेती शुरू की। हरी मिर्च का प्रारंभ भारत में 1600 ईस्वी के बाद पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। वेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ए ललितपुर, बी इलाहाबाद, सी सोनभद्र एंड डी मऊ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र। दोस्तों सोनभद्र में 2 खनिज और पाए जाते हैं, जैसे डोलामाइट हो गया और पाइराइट हो गया। इसके अतिरिक्त ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, लौह, ग्रेनाइट, तांबा इत्यादि पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए सरिस्का, बी अमनगढ़, सी जिम कॉर्बेट, डी पन्ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी में है। ये 1987 में बनाया गया था। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर में है। यह 2012 में बनाया गया। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के शुभारंभ से शुरू किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध ने कहाँ पर अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? ए झांसी, बी बोधगया, सी कौशाम्बी, डी सारनाथ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। दोस्तों गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला जो धर्मोपदेश दिया था वह सारनाथ या ऋषिपत्तनम में रखी थी। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन
कहा गया है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अकबर। आगरा के किले का निर्माण 1565 से 1573 ईस्वी के बीच में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। यह किला जो है वह 3,80,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसीलिए इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यह किला 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल बना। देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ए इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज नाम दिया जाता है, बी कानपुर, सी गाजियाबाद, डी लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.28 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में यूपी का स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रमशः इलाहाबाद, फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर आजमगढ़ तथा उसके बाद लखनऊ। साथ ही न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और ललितपुर हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ए मेरठ, बी मिर्ज़ापुर, सी वाराणसी, डी बांदा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं या शिला आश्रय प्राप्त हुए हैं, जो चाक अथवा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? ए तात्या टोपे, बी कुंवर जगदीश सिंह, सी नाना साहेब, डी वाजिद अली शाह। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरीके के क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक या सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था। इस तरीके का पहला विद्रोह था यह। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता थे जिन्होंने अपने अपने जगहों पे इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, कुंवर सिंह ने बिहार में, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से, नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे भी कानपुर से रहे और बेगम हजरत महल लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ए जीवी जोशी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी जी सुब्रमण्य अय्यर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। इसी पुस्तक में इन्होंने आर्थिक, ये विकास नहीं निकास है, आर्थिक निकास मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें आर्थिक निकास या धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? ए लाल मोहन घोष, बी मदन लाल मालवीय, सी आनंदा चरलू, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना
1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए किया गया था। दोस्तों यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशज एवं केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1904 ईस्वी में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत सभा का आयोजन किया था? ए वी.डी. सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सचिन सान्याल, डी रास बिहारी बोस। सही ऑप्शन है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वी.डी. सावरकर। 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का आयोजन किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1925। दोस्तों ये देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ये वर्ष 1905 है। ठीक है, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हॉर्डिंग्स। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी रूप से लागू हुआ। सन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? ए यशपाल, बी भगवती चरण वोहरा, सी भगत सिंह, डी सूर्यसेन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? ए क्रिप्स मिशन, बी वेबल प्लान, सी कैबिनेट मिशन, डी माउंटबेटन प्लान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ए विंस्टन चर्चिल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेबल, डी क्लेमेंट एटली। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी क्लेमेंट एटली। देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप और मालदीव, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, डी कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ए लिपुलेख, बी सिपकिला, सी नीति दर्रा, डी मुलिंगला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिपकिला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी साबरमती, डी कोयना। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ताप्ती। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछी गई है। यदि यह सबसे बड़ी नदी या पहली सबसे बड़ी नदी पूछी जाती तो इसका सही जवाब होता नर्मदा नदी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है? ए वानुआती, बी अंटार्कटिका, सी ग्रीनलैंड, डी सोलोमन द्वीप समूह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका। इसी के साथ दोस्तों आज का यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन
तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। धन्यवाद।